सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई आज हम स्टार्ट करेंगे अभी द पंडित्स लाइव मॉक टेस्ट 7। ये मॉक टेस्ट हर वीक पंडित्स के प्लेटफॉर्म पे सैटरडे दोपहर 12 बजे से लेके मंडे का पूरा दिन तक रहता है। तो अगर आपने अब तक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करा है तो जाके फटाफट से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए। और इस मॉक टेस्ट में हम टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट रिवीजन आपका होता रहे। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर लास्ट टाइम जब आपने कुछ मॉक टेस्ट शुरुआत में कराए थे तो उनमें जो कंटेंट था उसमें बहुत ज़्यादा आप चीज़ें बता रहे थे, तो उसी तरीके से थोड़ा ज़्यादा बताया जाए और स्पीड थोड़ी सी रखी जाए। सो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि हम स्पीड भी मेंटेन करके रखेंगे और कंटेंट आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिलीवर करेंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और क्वेश्चन कहता है आपसे कि द प्रिकेरियस केस ऑफ जुवेनाइल delinquency against him was dismissed by the jury in the first hearing। तो ये क्वेश्चन क्या है? तो ये है एक्चुअली में यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे ना तो स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन है। मेरे को लगा पढ़ के कि कोई एरर तो दिख नहीं रहा, ठीक है। तो अगर स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन है तो देख लेते हैं कहाँ पे एरर है। सबसे पहले जैसे आपने देखा ना तो प्रिकेरियस जो होता है ना उसमें PRECA होता है, ना कि CU, ठीक है। सो प्रिकेरियस केस, तो आप कहोगे कि सर प्रिकेरियस है, प्रिकेरियस का मतलब होता है कोई चीज जो अनसर्टेन हो। सो जो अनसर्टेन सा केस है किसका? जुवेनाइल डिलिक्वेंसी का। किसके अगेंस्ट में? तो अगेंस्ट हिम। सो सेंटेंस का सब्जेक्ट है द प्रिकेरियस केस और प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द मतलब जुवेनाइल डिलिक्वेंसी। अगेंस्ट बेसिकली एक प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है हिम। वॉज आपका क्या है? वर्ब है। इसके बाद में थर्ड फॉर्म में डिसमिस्ड बाई प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है द जूरी। और कहाँ पे? इन द हियरिंग, इन द फर्स्ट हियरिंग। फर्स्ट हियरिंग में ऐसा हुआ था। तो किसी के अगेंस्ट में जुवेनाइल डिलिक्वेंसी का केस था। जुवेनाइल जो होते हैं ना 18 साल से कम के लोग, उनको बोलते हैं, ठीक है। और डिलिक्वेंसी बताओ भाई क्या किसको बोलते हैं? ये तो कई बार हमने पढ़ाया भी आपको, डिलिक्वेंट, डिलिक्वेंसी, ठीक है। बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो अगला क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक डैश एसडीओ इज द हेड ऑफ द। देखो सबसे पहले एसडीओ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसके लिए आर्टिकल तो आएगा ही आएगा, तो नो आर्टिकल वाला ऑप्शन आपका हट जाएगा। इज द हेड ऑफ सब डिवीजन ऑफ डैश गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा आर्टिकल आता है, ठीक है। जैसे आपने देखा ये क्या है? एसडीओ है। अगर ये एसडीओ है मेरे भाई तो इसको हम आसानी से ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो आर्टिकल लगाना है तो द का तो ऑप्शन है नहीं, अब आर्टिकल ए या एन आना है। एसडीओ का साउंड आपको देखना है। देखो वैसे तो ये एस आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पे ना हमें ये नहीं देखना है कि लेटर कौन सा है, हमें ये देखना है कि साउंड कौन सा है। और साउंड यहाँ पे कौन सा है? तो आप आसानी से कह सकते हो कि सर साउंड तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है? तो ए का साउंड है। ए का साउंड है तो आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाएगा। सो एन एसडीओ इज द हेड। तो जो एसडीओ होता है वो हेड होता है सब डिवीजन का। और किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात है तो एन मतलब एन ऑर्गेनाइजेशन होता है अगर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से लगाते, लेकिन गवर्नमेंट आ रखा है तो ग का साउंड है। और ग अपने आप में कैसा साउंड है? कॉन्सोनेंट। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। तो पहले में एन आएगा, दूसरे में ए आएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। सो इफ हिज फादर विल गिव हिम मनी ही विल बाई अ स्पोर्ट्स बाइक। जैसे आपने देखा इफ आ रखा है, इफ क्या है? कंजंक्शन ऑफ कंडीशन है। अब आपको पता होना चाहिए कि कंजंक्शन ऑफ कंडीशन हो, कंजंक्शन ऑफ टाइम हो, इवन कंजंक्शन ऑफ पर्पज हो या कोई भी टाइम का और फ्रेज हो, इनके बाद में जो क्लॉज आती है उस क्लॉज में हम कभी भी सेल विल या वुड का प्रयोग नहीं करते हैं। सेल विल या वुड का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आप पाओगे कि क्योंकि इफ कंजंक्शन ऑफ कंडीशन है, हिज फादर आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद में वर्ब आएगी हेल्पिंग वर्ब विल, तो विल नहीं आ सकता है। यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? हिज फादर के हिसाब से गिव भी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? गिव्स। मनी उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ही विल बाई अ स्पोर्ट्स बाइक। अगर उसके पापा उसको पैसा देते हैं तो वह स्पोर्ट्स बाइक खरीदे। कौन सा ऑप्शन? इन हिज फादर गिव मनी। इन तो प्रेपोजिशन है, इसके बाद में क्लॉज नहीं, एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए। इफ कंजंक्शन आ गया हिज फादर गिव्स मनी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ हिज फादर गिव नहीं होगा क्योंकि गिव आपका प्लूरल वर्ब है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। नो इंप्रूवमेंट तो होगा ही नहीं, जो कि हमने गलत बताया था। नेक्स्ट देखेंगे। बाकी एक बार ये देख लेंगे किस किस के बाद में सेल विल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपकी ये चीजें जैसे कंडीशन की कोई भी क्लॉज होगी, यानी कि इफ से, अनलेस से, प्रोवाइडेड दैट बन जाए, इन केस बन जाए, ऑन कंडीशन दैट बन जाए, ईटीसी। तो इन सबके साथ में हम विल या सेल का प्रयोग नहीं करते हैं और क्या आता है? प्रेजेंट टेंस आता है। जैसे कि इफ ही वर्क्स ही विल सक्सीड, ये सही होगा, लेकिन अगर यहीं पे हम लिख देते हैं ना इफ ही विल वर्क तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी टाइम की क्लॉज हो, टाइम के कंजंक्शंस कौन से हो सकते हैं? व्हेन हो सकता है, व्हाइल हो सकता है, बिफोर, आफ्टर, अंटिल, टिल, एज सून एज लॉन्ग एज, वंस, बाय द टाइम। वंस का मतलब होता है जैसे ही कोई भी काम होता है, ठीक है। बाय द टाइम, द मोमेंट लिख सकते हैं, द मिनट लिख सकते हैं, द डे लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी काम जैसे ही हुआ, द मोमेंट सी विल कम तो गलत हो जाएगा, द मोमेंट सी
कम्स, इस तरीके से लिखेंगे। वंस ही विल कम नहीं, हम लिखेंगे वंस ही कम्स, इस तरीके से। तो यहाँ पे भी विल सेल नहीं, प्रेजेंट टेंस आता है। इसके अलावा जितनी भी पर्पस की क्लॉजेज होती हैं वहां पे भी क्या होता है, जैसे सो दैट हो गया या इन ऑर्डर दैट हो गया, इनके केस में भी आप सेल या विल का प्रयोग नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या लगाना, अगर प्रेजेंट की बात है तो मे या कैन लगा देंगे, अगर आपकी बात है पास्ट की तो ऐसे केस में आप इनकी पास्ट फॉर्म यानी माइट या कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे सी स्टडीज, वह पढ़ती है, क्यों पढ़ती है, सो दैट सी में पास। अगर यहीं पे हम लिखते सी स्टडीड पास्ट की फॉर्म तो हम लिखते सी माइट पास। यहाँ पे विल लिखना गलत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी विल लिखना गलत है, इस तरीके से गलत हो जाते हैं। इसके अलावा और भी टाइम के जितने भी आपके फ्रेजेस हो सकते हैं, जैसे द नेक्स्ट टाइम, द लास्ट टाइम, द फर्स्ट टाइम, द एवरी, मतलब एवरी टाइम, ईच टाइम, वेयर, वेन एवर, ऐसे जो फ्रेजेस होते हैं इन सब के साथ, वेन एवर तो प्रॉपर कंजंक्शन ही है, तो इन सब के बाद में भी क्या होता है कि हम सेल विल का प्रयोग नहीं करते हैं। इसीलिए आप पाओगे जैसे क्वेश्चन अगर मैं ऐसे लिख दूं, like this is the, yeah, this will be the first time, this will be the first time I have like I have had a quarrel with Radhika, मेरा राधिका से क्वारल, यानी कि अभी हुआ नहीं है, होगा पास्ट में। this will be the first time I have voted against the government। अब ऐसा लगेगा कि टाइम तो पहला होगा और हैव वोटेड क्यों लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि ये फ्यूचर का एक्शन बेशक है, लेकिन फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, अगर इसके बाद कोई भी क्लॉज आ रही है तो इसका मतलब वहां पे सेल विल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो बाय द टाइम आ जाए, ये सब आ जाए, जैसे बाय द टाइम सी कम्स, बाय द टाइम सी विल कम नहीं लिखेंगे, बाय द टाइम सी कम्स, ठीक है। तो ये सब ऐसे फ्रेजेस हैं जहां पर सेल विल नहीं आएगा, प्रेजेंट का टेंस आपका आ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, मोहन इंसिस्टेड टू गो देयर। अब देखो मोहन आपका सब्जेक्ट है, इंसिस्टेड आपकी वर्ब है। अब इंसिस्ट एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ इन्फिनेटिव आता ही नहीं है। इंसिस्ट के साथ में इन्फिनेटिव नहीं आता है, ऑन प्रपोजिशन आती है और उसके साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ऑन गोइंग। तो इसका मतलब है इंसिस्टेड गो नहीं होगा, टू गो नहीं होगा, ऑन गोइंग आपका सही हो जाएगा, टू गोइंग नहीं होगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज इंसिस्ट के साथ में, इंसिस्ट करने का मतलब होता है किसी से कुछ काम करने के लिए बार बार बोलना या बार बार कहना। अब ऐसी कौन सी वर्ब है जिनके साथ में इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करते हैं और अक्सर करके एरर आ सकते हैं, तो एक बार ये देख लेंगे। दीज वर्ड्स और फ्रेजेस आर फॉलोड बाई रेलेवेंट प्रेपोजिशंस एंड नॉट एन इन्फिनेटिव। इनको हम, जो रेलेवेंट प्रेपोजिशन है यानी कि मैंने प्रेपोजिशन को मार्क भी कर दिया है, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे इंसिस्ट के साथ ऑन आता है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। कंसंट्रेट ऑन समथिंग कहते हैं हम, ठीक है। फोकस ऑन समथिंग, कीप ऑन समथिंग, रिलाई ऑन का मतलब होता है बी डिपेंडेंट ऑन, ठीक है, किसी चीज पर डिपेंडेंट होना, ठीक है। इसके अलावा रिलाई ऑन हो गया, डिपेंड ऑन भी हो जाता है आपका, ठीक है। बेस ऑन, बेस इसीलिए आपने अक्सर करके देखा होगा इट इज बेस्ड ऑन, तो बेस ऑन या बेस्ड ऑन आ जाएगा। सक्सीड इन डूइंग समथिंग होता है, सक्सीड टू डू समथिंग जनरली हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। सो सक्सीड इन समथिंग होता है, बिलीव इन समथिंग होता है, पार्टिसिपेट इन समथिंग होता है, ठीक है। स्पेशलाइज इन समथिंग होता है, इन समथिंग या इन डूइंग समथिंग दोनों आ सकते हैं। इंगेज्ड इन डूइंग समथिंग हो सकता है, इसके अलावा इन्वॉल्व इन डूइंग समथिंग हो सकता है। टॉक के साथ में टॉक अबाउट समथिंग हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा थिंक अबाउट समथिंग हो सकता है, या थिंक अबाउट डूइंग समथिंग, थिंक ऑफ डूइंग समथिंग भी हो जाता है। इसके अलावा आपका कंप्लेन अबाउट होता है, ड्रीम अबाउट होता है, ड्रीम ऑफ समथिंग भी हो सकता है, ड्रीम ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है। वरी अबाउट डूइंग समथिंग, केयर अबाउट डूइंग समथिंग, अक्यूज ऑफ, ध्यान देंगे अक्यूज्ड टू डू समथिंग नहीं होता है, अक्यूज्ड ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है। सो रवि अक्यूज्ड हिम ऑफ डूइंग, मतलब ऑफ कमिटिंग द क्राइम, ऐसे करके आगे। अप्रूव ऑफ डूइंग समथिंग, डिसअप्रूव ऑफ, थिंक ऑफ, सस्पेक्ट ऑफ, कन्विक्ट ऑफ, अपोलोजाइज फॉर, थैंक फॉर, ब्लेम फॉर, पनिश फॉर, एक्सक्यूज फॉर, ठीक है। इसके अलावा फॉरगिव फॉर, प्रिवेंट फ्रॉम होता है, ठीक है, प्रोहिबिट फ्रॉम होता है, रिस्ट्रिक्ट फ्रॉम होता है, हिंडर फ्रॉम होता है, डेटर फ्रॉम होता है, इन सब के साथ फ्रॉम आता है। इसके अलावा ये जो फ्रेजेस है ना, इनमें ये जो टू है, ये टू आपका प्रेपोजिशन है ना कि इन्फिनेटिव, इसीलिए इन सब के साथ में V1 ING का प्रयोग किया जाता है, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। जैसे लुक फॉरवर्ड टू डू समथिंग नहीं होता है, लुक फॉरवर्ड टू डूइंग समथिंग होता है। ऐसे ही बी अकस्टम्ड टू डू समथिंग नहीं होता है, बी अकस्टम्ड टू डूइंग समथिंग होता है। सिमिलरली बी इंडिफरेंट टू समथिंग, ठीक है। इसके अलावा विथ अ व्यू टू समथिंग, विथ अ व्यू टू पर्पस दिखाता है। वैसे नॉर्मली हम कहते हैं ना इन ऑर्डर टू डू समथिंग होता है। आई वेंट देयर इन ऑर्डर टू मीट राधिका, मैं राधिका से मिलने गया था, इन ऑर्डर टू के साथ में V1 आता है। लेकिन अगर वहीं पे मैं ऐसे लिख दूं कि आई वेंट देयर विथ अ व्यू टू मीटिंग राधिका, सो विथ अ व्यू टू में टू प्रेपोजिशन है तो वहां पे वर्ब की ING फॉर्म आती है। सो विथ अ व्यू टू हो गया। बी यूज्ड टू, ये भी आदत को दिखाता है। बी कमिटेड टू, बी एडिक्टेड टू, बी डिवोटेड टू, बी अपोज्ड टू,
और कन्फेस टू, एडमिट टू, ईटीसी, इन सबके साथ में बेसिकली 2+V1 का प्रयोग करते हैं, मतलब 2+V1 ING का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ये जो वर्ड्स नीचे लिखे गए हैं इनके साथ में सामान्यतः हम जीरेंड का प्रयोग करते हैं, नॉट एन इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव नहीं, जीरेंड आता है, जैसे एडमिट डूइंग समथिंग, अवॉइड डूइंग समथिंग, कंसीडर डूइंग समथिंग, डिले डूइंग समथिंग, डिनाइड समथिंग, ठीक है। इसके अलावा डिस्कस, डिसलाइक, एंजॉय, एस्केप, फिनिश, इमेजिन, इन्वॉल्व, कीप, मेंशन, माइंड, मिस, पोस्टपोन, प्रैक्टिस, क्विट हो गया, क्विट डूइंग समथिंग, रिकॉल, ठीक है, रिकलेक्ट, रिकमेंड, रेजिस्ट, रेज्यूम, रिस्क, सजेस्ट। सजेस्ट के साथ में स्पेशली ध्यान रख लेना, हम नॉर्मली बोल देते हैं आई सजेस्टेड हर टू कम, मैंने उसको आने का सुझाव दिया, लेकिन ये गलत होता है। सबसे पहले तो आई सजेस्टेड हर नहीं, आई सजेस्टेड टू हर होगा। और दूसरी बात, वी सजेस्ट डूइंग समथिंग, ठीक है, आई सजेस्टेड गोइंग देयर, आई सजेस्टेड थ्रोइंग अ पार्टी, ठीक है। और अगर हम ये कहते हैं कि आई सजेस्टेड टू हर, तो आगे फिर हमें बताना पड़ेगा कि आई सजेस्टेड टू हर दैट, और फिर दैट के आगे आपका शुड लगाएंगे या V1 लगाएंगे, ये भी ध्यान रखेंगे, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1, ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा प्रपोज, प्रपोज के साथ में भी अक्सर करके हम बोल देते हैं कि आई प्रपोज्ड हर, बट एक्चुअली में हमें कहना चाहिए आई प्रपोज्ड टू हर, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये इस तरीके के बाकी मतलब टीम ने बनाए हैं, मतलब टीम ने ये इनको निकाला है, तो मे बी इसमें से कोई हो सकता है जिसके साथ में कुछ केसेस में इन्फिनिटिव पॉसिबल हो, ठीक है। सो डोंट रूल आउट दैट पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो एक बार मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पे वो नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि मेरा थोड़ा सा फोकस इस चीज़ पे भी रहेगा कि जो क्लास है वो बहुत लंबी ना रहे, यानी कि वीडियो बहुत लंबी ना हो, ठीक है। तो एक बार देख लेना, इन सबको पढ़ लेना मेरे भाई, आगे देखेंगे। बाकी ये वाले फ्रेजेस काफ़ी ज़रूरी हैं, हैव ट्रबल डूइंग समथिंग, हैव अ हार्ड टाइम डूइंग समथिंग, बी बिजी डूइंग समथिंग, ठीक है। कांट हेल्प के साथ में भी ध्यान रखेंगे, कांट हेल्प या कुड नॉट हेल्प आ जाएगा तो इसके साथ V1 ING आएगा, बट इसके साथ बट और आ जाएगा तो इसके साथ में आपका V1 आता है, और इनका मतलब होता है कुछ काम करने से खुद को रोक ना पाना। आई कुड नॉट हेल्प बट लाफ, इसका मतलब मैं खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, तो या तो कुड नॉट हेल्प लाफिंग या कुड नॉट हेल्प बट लाफ, इस तरीके से लिखना चाहिए, ठीक है। आ जाओ, अगला आपका क्वेश्चन है, Had I known that you were planning to visit me, I should have done all the necessary arrangements। जैसे आपने देखा had I known आ रखा है, इसका सीधा सा मीनिंग होता है if I had known, if I had known। जहां पे if आपका कंजंक्शन है, I सब्जेक्ट है, had हेल्पिंग वर्ब, ये आपका मेन वर्ब है। जैसे ही आपने देखा तो ये आपकी क्या है, इन्वर्टेड फॉर्म है। इन्वर्टेड फॉर्म है किसकी, कंडीशनल सेंटेंसेस की। आपके 3 प्रकार के कंडीशनल सेंटेंसेस मेजर होते हैं और उन तीनों को ही इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा जा सकता है। सबसे पहला होता है फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल का मतलब होता है जहां पे इफ क्लॉज में प्रेजेंट का टेंस आता है, यानी कि V1 आता है, और मेन क्लॉज में सेल विल प्लस V1 आता है। इसको जब हम इन्वर्टेड फॉर्म में लिखते हैं तो पता है क्या लिखते हैं, शुड प्लस V1। अच्छा, ये भी ध्यान रख लेना, इफ के साथ में हम सेल विल नहीं लगाते लेकिन शुड लगाते हैं। अगर मैं ये कहूं कि इफ आई गो देयर आई विल मीट राधिका, यानी कि इफ आई गो देयर आई विल मीट राधिका, अगर मैं वहां गया तो राधिका से मिलूंगा, ये एक प्रेजेंट और फ्यूचर की प्रोबेबल कंडीशन है, ठीक है। सो हम आसानी से कह सकते हैं सेंटेंस सही है। इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि इफ आई शुड गो देयर, यानी कि जस्ट V1 ना लिख के आई कैन राइट शुड प्लस V1, इफ आई शुड गो देयर आई विल मीट राधिका, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसी सेंटेंस को अगर मैं इन्वर्टेड फॉर्म में लिखना चाहूं, सो आई कैन राइट शुड आई गो देयर आई विल मीट राधिका, अगर मैं वहां गया। तो फर्स्ट कंडीशनल को इन्वर्टेड फॉर्म में लिखने के लिए शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। सेकंड कंडीशनल को इन्वर्टेड फॉर्म में लिखने के लिए पहले वर आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर आगे जो भी होता है वो लिख देते हैं। यानी कि यहाँ पे आप नॉर्मली ध्यान रखेंगे, नॉर्मली डिड वाला स्ट्रक्चर हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। सिर्फ वर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं सेकंड कंडीशनल में, जो कि पास्ट की सॉरी जो कि प्रेजेंट की या फ्यूचर की अनरियल यानी कि हाइपोथेटिकल कंडीशनल मतलब कंडीशन को बताता है, ठीक है। जैसे इफ आई वर अ बर्ड, तो इफ आई वर अ बर्ड, इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, वर आई अ बर्ड, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और थर्ड वाला जो होता है उसमें क्या होता है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, इसी को घुमा के हम क्या लिख सकते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, यानी कि ये सेम मीनिंग देता है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, और क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है तो इसके आगे, क्योंकि ये तो पास्ट की कंडीशन है, पास्ट की कंडीशन है, यू सब्जेक्ट है, वर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, प्लानिंग आपका मेन वर्ब है। ये कंडीशन नहीं है यू वर प्लानिंग टू विजिट मी, अगर मुझे पता होता, ये कंडीशन है। आप प्लान कर रहे थे ये तो फैक्ट है, आप प्लान कर रहे थे ये तो फैक्ट है, बट बात है कि मुझे पता नहीं था। अगर पता होता तो क्या करता,
आई सब्जेक्ट है, शुड हेल्पिंग वर्ब है, हैव आपकी मेन वर्ब है और डन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। नॉर्मली लोग यहाँ पे कह देते हैं कि वुड प्लस हैव प्लस V3 आएगा, लेकिन साथ में लोग ये भी कह के चलते हैं कि यहाँ पे कुड भी आ सकता है, यहाँ पे शुड भी आ सकता है, यहाँ पे माइट भी आ सकता है। जनरली मैंने आपको हमेशा बताया कि शुड यहाँ पे यूज हमें नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले तो शुड हमें यूज नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पे ना आपके मन में एक चीज आएगी कि सर ये भी देखो मस्ट हैव प्लस V3 है, ये भी आ सकता था, वुड हैव प्लस V3 ये भी आ सकता है, शुड हैव प्लस V3 ये भी आ सकता है। फिर आखिरकार क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे डू द नेसेसरी अरेंजमेंट्स नहीं होता है, मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट्स होता है। ठीक है, सो यू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स नॉट डू। तो यहाँ पे एक कोलोकेशन का भी क्वेश्चन बनता है, अरेंजमेंट्स के साथ में आप मेक वर्ब का यूज करते हैं ना कि डू का। जैसे मिस्टेक है, मिस्टेक के साथ में भी आप मेक वर्ब का यूज करते हैं ना कि डू का। तो सबसे पहले तो डू वाले जो है ना उनको हटा देंगे, जो कि यहाँ पे गिवन है, और एक ये हो गया। अब हमें ये देखना है कि मस्ट हैव प्लस V3 क्या सेंस देता है। देखो जब भी हम किसी मॉडल की परफेक्ट फॉर्म लिखते हैं, परफेक्ट फॉर्म यानी कि मॉडल प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऐसे केस में वो पास्ट को रेफर करता है और हर एक मॉडल अलग तरीके का मीनिंग देता है। अगर आप शुड हैव प्लस V3 लिखते हो तो ये पास्ट की एक ऐसी चीज को बताता है कि जो काम आपको करना चाहिए था बट आपने नहीं किया। और टू हैव प्लस V3 भी लिख सकते हैं आप, शुड हैव प्लस V3 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, जब भी आप मस्ट हैव प्लस V3 लिखते हो तो ये एक पास्ट की अजम्पशन देता है कि पक्का ऐसा हुआ होगा। सी मस्ट हैव गॉन, पक्का चली गई होगी। ठीक है, यू मस्ट हैव फॉरगॉटन योर पर्स, पक्का आपका पर्स रह गया होगा। मान लीजिए एक आदमी हमें सामने दिखाई दिया, वो चिंतित हमें लग रहा है, हमने कहा कि यार चिंतक में क्यों लग रहा है, ही मस्ट हैव फॉरगॉटन हिज पर्स, पक्का उसका पर्स रह गया होगा। वेरी मच पॉसिबल, इस तरीके से लिख देते हैं। यानी कि लॉजिकल डिडक्शन कहें या यूं कहें कि अजम्पशन जो हमारी होती है वो मस्ट हैव प्लस V3 से दिखा सकते हैं। कुड हैव प्लस V3 क्या दिखाता है? कोई काम करने की जो आपकी एबिलिटी थी, अनफुलफिल्ड एबिलिटी को दिखाने के लिए। यू कुड हैव क्लियर्ड द एग्जाम, यानी कि आप ये कर सकते थे बट आपने नहीं किया। वुड हैव कब दिखाते हैं? जो आपका इमेजिनरी रिजल्ट होता है उसके लिए वुड हैव प्लस V3 लगा देते हैं। तो यहां पे क्योंकि हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि मुझे ये कर देना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं किया, मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुमने बताया होता तो मैंने कर दिया होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कर देना चाहिए था, ऐसा नहीं है कि मुझे पता था और मैंने नहीं किया। अगर यहीं पे मुझे पता होता और फिर मैं नहीं करता तो मैं कहता आई शुड हैव डन इट, मुझे ये कर देना चाहिए था, आई शुड हैव मेड ऑल द अरेंजमेंट्स, मुझे ये करना चाहिए था। तो वहां पे अगर मैं अपनी गलती मान रहा हूं ना तो मुझे कहना चाहिए कि आई शुड हैव मेड ऑल द अरेंजमेंट्स। ठीक है, लेकिन मेरी गलती नहीं बताना चाह रहा हूं मैं चाह रहा हूं कि अगर आपने कहा होता तो कर देता, तो आपने तो कहा ही नहीं। इसका मतलब है ये एक अनरियल रिजल्ट है, अनरियल रिजल्ट है, तो यहाँ पे वुड हैव प्लस V3 आएगा। कोई अजम्पशन नहीं, इसलिए मेड मतलब मस्ट के साथ नहीं आएगा। और कोई यहाँ पे बेसिकली ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को ब्लेम करना चाह रहे हैं, तो वो भी नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार देख भी लेना भाई, यहाँ पे शुड हैव क्या दिखाता है? पास्ट की एडवाइस ड्यूटी नॉट फॉलोड, जो चीज आपको फॉलो करनी चाहिए थी वो आपने नहीं किया। जैसे कि यू शुड हैव प्रिपेयर्ड वेल, आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए थी, दैट मीन्स आपने नहीं करी। जैसे कि कुड हैव क्या आता है? मिस्ड एबिलिटी और पॉसिबिलिटी, ही कुड हैव स्कोर्ड बेटर, उसको स्कोर कर सकता था बट उसने नहीं किया। वुड हैव क्या दिखाता है? इमेजिनरी रिजल्ट को, अनरियल पास्ट कंडीशन को। आई वुड हैव गॉन इफ आई हैड टाइम, अगर मेरे पास टाइम रहा होता तो मैं चला गया होता। माइट हैव किसको दिखाता है? जो मस्ट हैव है ना, मस्ट स्ट्रॉन्ग फॉर्म है और माइट आपकी वीक फॉर्म है। जैसे ये पास्ट की जस्ट पॉसिबिलिटी है किसी चीज की और ये स्ट्रॉन्ग अजम्पशन है। जैसे समझना, राधिका माइट हैव फॉरगॉटन, इट इज पॉसिबल कि राधिका वो चीज भूल गई होगी। और राधिका मस्ट हैव फॉरगॉटन, दैट मींस इट इज माय अजम्पशन कि पक्का राधिका भूल गई होगी। इफ आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग द पॉसिबिलिटी, दैट मींस मुझे माइट यूज कर लेना चाहिए। इफ आई एम ऑलमोस्ट श्योर अबाउट इट, तो मुझे बेसिकली मस्ट यूज कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों में यही डिफरेंस है, इसलिए दोनों सिमिलर एग्जांपल्स मैंने यहां पे लिए। कैन नॉट हैव को हम कब यूज करते हैं? कैन नॉट हैव को हम तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज की पॉसिबिलिटी को रूल आउट करते हैं कि ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो ही कैन नॉट हैव स्टोलन द मनी, नहीं उसने नहीं चुराया होगा। ही कैन नॉट हैव स्टोलन द मनी, नहीं उसने नहीं चुराया होगा, तो हम कैन नॉट हैव यूज कर लेते हैं। हम कई बार नीड नॉट हैव का प्रयोग भी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई काम कर दिया और आपको वो करने की जरूरत नहीं थी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने गलत कर दिया। अगर मैं ये कहूं कि यू शुड नॉट हैव कॉल्ड मी, इसका मतलब है मैं आपसे कह रहा हूं गलत किया जी आपने, यू शुड नॉट हैव कॉल्ड मी, है ना, तो आपने गलत किया। मैं आपको यहां पे कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहा हूं कि ये गलती है आपकी। लेकिन अगर मैं यहीं पे ये कहूं कि यू नीड नॉट हैव कॉल्ड मी, तो मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि देखो तुम्हें मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं थी, ये काम तो वैसे ही हो जाता। यू नीड नॉट हैव कॉल्ड मी, मैं आपको डांट नहीं रहा हूं, अगर आपने कर दिया है सो दैट्स ओके।
जैसे मान लीजिए आप मेरे घर आ रहे थे और आप मिठाई ले आए, आप मिठाई ले आए, मैं आपसे कह रहा हूं कि यार मिठाई क्यों ले आए, यू नीड नॉट हैव ब्रॉट इट, ठीक है, आपको ये लाने की जरूरत नहीं थी, बट आप ले आए तो खा लूंगा, मीठा है ना, काजू कतली है, समझ रहे हो, तो वो आपका नीड नॉट हैव वहां पे आ जाएगा। लेकिन शुड नॉट हैव लिख दूंगा तो फिर ना वो मैं बुरा मान रहा हूं उस चीज का। अगर मैं आपसे कह दूं ना कि यू शुड नॉट हैव ब्रॉट इट, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यार नहीं नहीं, ये काम नहीं करना चाहिए था, ये आपने गलत कर दिया। तो अगर हम किसी चीज को गलत बताते हैं तो शुड नॉट हैव प्लस V3। अगर हम जस्ट ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं देखो ये करने की जरूरत नहीं थी, आपने कर दिया तो ठीक है, समझ रहे हो। जैसे मान लीजिए आपको कुछ पता चला मेरे बारे में, आप फटाफट से राधिका के पास गए, आपने जाके बता दिया, मुझे बड़ा बुरा लगा, तो मैं आपसे क्या कहूंगा, यू शुड नॉट हैव डन इट, आपको ये करना नहीं चाहिए था। आपको मेरे बारे में कुछ अच्छा पता चला और आपने जाके राधिका को बता दिया, तो मुझे बुरा नहीं लगा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपको बताने की क्या जरूरत थी, ये तो मैं खुद बता देता। तो यू नीड नॉट हैव डन इट, समझ रहे हो। तो ये दिस इज द बेसिक डिफरेंस, और ये ना समझने की जरूरत है। ये जो पास्ट मॉडल्स हैं, ये जो परफेक्ट मॉडल्स होते हैं, इनको लोग बड़ा लाइटली ले लेते हैं, समझते ही नहीं है। मैं जब भी अपना जो इंग्लिश स्पेशल बैच में पढ़ाता हूँ ना, इंग्लिश स्पेशल बैच में भी रिसेंटली मैंने मॉडल्स पढ़ाया था, उन बच्चों से एक बार पूछना मैंने कितने डिटेल में जाके मॉडल्स को पढ़ाया है कि कब परफेक्ट मॉडल आता है और कब नहीं आता है। और आप में से कितने लोग अभी इस वीडियो को जो देखने वाले हैं वो ये चीज आप पहली बार इतने डिटेल में सीख रहे हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि सर ये चीज हमने पहली बार डिटेल में सीखी है कि आखिरकार किस सेंस में हमें किस तरीके से यूसेज करने चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे भाई, जस्ट वहां पे जो स्ट्रक्चर्स में लोग लिख देते हैं ना, सो दैट्स नॉट द वे टू राइट, है ना, वैसा नहीं लिखना चाहिए। और आप थर्ड कंडीशनल में खास करके शुड वाला ना बहुत रेयर यूज कर पाएंगे, रेयर यूज कर पाएंगे, क्योंकि ना वहां पे वो चाहिए वाला सेंस आ नहीं पाता है, वहां पे कुड पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। कुड कैसे पॉसिबल हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि अगर आपने मेरी मदद करी होती ना तो मैं अच्छा स्कोर कर सकता था, मतलब ये एक मिस्ड एबिलिटी है मेरे लिए कहीं ना कहीं, सो आई कुड हैव स्कोर्ड बेटर, ठीक है, आई कुड हैव स्कोर्ड बेटर, अगर तुमने मदद की होती। तो कुड को पॉसिबल है, अच्छा वहां पे पॉसिबिलिटी वाला सेंस भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है, अगर तुमने मदद की होती ना तो ऐसी संभावना है कि मैं अच्छा स्कोर कर सकता था। तो इफ यू हैड हेल्प्ड मी आई माइट हैव स्कोर्ड बेटर, हो सकता है कि मैंने अच्छा स्कोर किया होता। और अगर मैं किसी चीज को लेकर ऐसे हूं कि नहीं भाई ये तो पक्का मैंने किया होता, आई मस्ट हैव स्कोर्ड बेटर, मस्ट जो होता है ना वो माइट की ही स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। और अगर अच्छा लगा है तो एक बार कमेंट करके दोस्त जरूर बताना, ठीक है। और मेरा पढ़ाने का तरीका, आप तो काफ़ी टाइम से ये एनालिसिस देख रहे होंगे, और नाना करते करते मतलब 17वां मौका आ गया, जिसमें से मैंने 15 आई गेस डिस्कस करें, एक या दो छूटा होगा कोई। तो अगर 17वां मौका आया है तो मतलब इट्स वेरी मच पॉसिबल कि आपने बहुत सारे मॉक देखे होंगे। आपको तरीका लगता कैसा है मेरा पढ़ाने का, एक बार बताएंगे जरूर। अगला क्वेश्चन है द सूमो रेसलर, द सूमो रेसलर आपका क्या सब्जेक्ट है। शीम्ड आपकी वर्ब है, शीम आपकी कैसी वर्ब होती है, आप कहोगे सर ये एक लिंकिंग वर्ब होती है, और इसके साथ में नॉर्मली हम 2+V1 यूज कर लेते हैं। सो टू बी क्या, और टू बी ही आता है, 2+V1 में ना कोई और वर्ब की फॉर्म नहीं आएगी, अरे हट जा, ठीक है। तो टू बी वॉट, तो आप कहोगे क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब थी, ये भी लिंकिंग वर्ब है, तो यहाँ पे इनकैपेबल आपका एडजेक्टिव आ गया। अब इनकैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग होता है, सो इनकैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, तो ऑफ प्रेपोजिशन आ जाएगा यहाँ पे। इनकैपेबल ऑफ का मतलब होता है कि कुछ करने के लायक नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला। सो आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस, ये एरर का क्वेश्चन है। आई सब्जेक्ट है, हेड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, डन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हेड प्लस V3 ठीक है, यानी कि यहां से हमारा टेंस किस में जा रहा है, आप कहोगे सर इट इज पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या दिखाता है, पास्ट ऑफ पास्ट को दिखाता है, ठीक है। माई कुकिंग, इसका क्या आ जाएगा, डू वर्ब का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कब मैं कर चुका था, तो वैन आपका कंजंक्शन है, और अगर वैन कंजंक्शन है तो यहाँ पे आपका नई क्लॉज शुरू होती है, विष्णु आपका सब्जेक्ट है, केम आपकी वर्ब है, केम आपकी वर्ब है यानी कि V2 है। और केम क्यों आया था, विष्णु के आने का पर्पज क्या था, टू सी, मुझसे मिलने, यहाँ पे सी का मतलब मुझे देखना भी कह सकते हो, बट जनरली मिलने का सेंस यहाँ पे देता है, टू सी हुम, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। अब आप कहोगे सर एरर कहाँ पे, क्या यहाँ पे हेड डन सही है। देखो समटाइम्स ना बच्चे क्या करते हैं, बच्चों ने रट्टा मार रखा है कि वैन आएगा तो इधर आपका इंडेफिनिट और मेन क्लॉज में कॉन्टिन्यूस आ जाएगा, क्योंकि कुकिंग करना तो टाइम टेकिंग एक्शन है, टाइम टेकिंग एक्शन है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें आई वॉज कुकिंग लिख देना चाहिए, मतलब आई वॉज डूइंग माई कुकिंग लिख देना चाहिए। बट बेटा जी ऐसा नहीं है, यहाँ पे ना आई डिड माई कुकिंग भी लिख सकते थे, आई हैड डन माई कुकिंग भी लिख सकते हैं, और आई वॉज डूइंग माई कुकिंग भी लिख सकते हैं,
समझना, इन तीनों में ना डिफरेंस आ जाएगा मीनिंग में। अगर आप ये कहते हो ना कि आई वॉज डूइंग माई कुकिंग व्हेन विष्णु केम, इसका मतलब है आप ये कहना चाह रहे हो कि जब राधिका आई, सॉरी जब विष्णु आया, तो उस टाइम पे मैं बेसिकली क्या कर रहा था, कुकिंग कर रहा था। सो कुकिंग यहाँ पे बैकग्राउंड एक्शन बन जाता है अगर आप इस तरीके से यूज करते हो। सो व्हेन, सॉरी, आई वॉज डूइंग माई कुकिंग व्हेन राधिका केम या विष्णु केम, व्हाटएवर, ठीक है। सो जब वो आया तो उस टाइम पे मैं कुकिंग कर रहा था, एक तो ये तरीका बन गया। दूसरा आपका क्या बन सकता है कि जब वो आया उससे पहले ही मैं कुकिंग कर चुका था। अगर आपको यह कहना है कि जब विष्णु आया उससे पहले कुकिंग हो चुकी थी, तो आई हैड डन माई कुकिंग व्हेन विष्णु केम। लेकिन अगर आपको यह कहना है कि जब राधिका आई या विष्णु आया तब मैंने कुकिंग की, मान लीजिए कि जब राधिका आई उसके बाद में मैंने कुकिंग करी, अब दोनों ने मिलकर किया होगा थोड़ा बहुत काम, है ना। सो आई डिड माई कुकिंग। तो अगर ये वाला सेंस है कि राधिका आई उसके बाद कुकिंग की, तो इसका मतलब है आई डिड माई कुकिंग व्हेन राधिका केम। ऐसे ही जैसे मान लो ये कह सकते हैं इट वॉज रेनिंग व्हेन राधिका केम, जब राधिका आई तो बारिश हो रही थी। इट हैड रेन्ड अ लॉट, बहुत सारी बारिश हो चुकी थी व्हेन राधिका केम, ये भी ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि इट रेन्ड व्हेन राधिका केम, जब राधिका आई तो बारिश हुई। इसका मतलब है पहले राधिका आई फिर बारिश हुई। तो अगर दोनों इंडेफिनिट में होते हैं ना, तो वैन वाला एक्शन थोड़ा सा पहले होता है और वो उसके इमीडिएट बाद में होता है, ठीक है। सो इसको ध्यान रखेंगे तो ये सेंटेंस आपका नो एरर होगा, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो यहाँ पे वॉज डूइंग, हैड डन और डिड तीनों आपके करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, एवरी टाइम ही टोल्ड द जोक पीपल वुड फॉल। देखो वैसे फॉल अपार्ट आपका होता है, ठीक नहीं, फॉल अबाउट लाफिंग ये आपका फ्रेज होता है। फॉल अपार्ट तो बेसिकली टूट के गिर जाना होगा, फेल अपार्ट तो ठीक है। पूरा आगे लाफिंग देखोगे ना तो फेल अपार्ट होता है कोई बिल्डिंग वगैरह या कोई भी टूट जाता है बेसिकली, वहां पे लगाते हैं। सो फेल अबाउट लाफिंग ये आपका फ्रेज होता है, ठीक है, मतलब फॉल अबाउट लाफिंग। अब एक तो यहाँ पे ध्यान देंगे एवरी टाइम ही टोल्ड द जोक, जब भी उसने जोक सुनाया, ठीक है। वैसे क्रैक अ जोक जनरली कहते हैं, ठीक है, क्रैक द जोक यहाँ पे ज्यादा अच्छा रहता। तो स्ट्रक्चर फिक्स आगे ध्यान देंगे। अरेंज द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ, पैराग्राफ बनाने के लिए आपको सेंटेंस फॉर्म करना है। जैसे आप देखेंगे अरेंज द सेंटेंसेस, तो बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी अर्बनाइजेशन हैड ड्रास्टिकली चेंज द सोशल फैब्रिक ऑफ सिटीज, सिटीज का सोशल फैब्रिक 19वीं शताब्दी तक चेंज कर दिया था। दिस ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छा यहाँ पे जैसे मैंने ये सेंटेंस देखा मेरे को ना एक चीज इमीडिएटली क्लिक करी, क्या यहाँ पे क्या है, ड्रास्टिकली चेंज्ड, चेंज करा है कुछ, और यहाँ पे कह रहे हैं दिस ट्रांसफॉर्मेशन। दिस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करिए तो दिस लगाया है, इसका मतलब है इससे पहले कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करना, चेंज करना, बदलाव करने किसी की तो बात रही होगी। इसका मतलब है कि इससे पहले जो सेंटेंस आएगा उसमें वी मस्ट हैव टॉक्ड अबाउट चेंज, चेंज की, एक तो यहाँ पे चेंज हमें मिल गया, बाकी सेंटेंसेस में भी हो सकता है चेंज की बात हो, तो इसीलिए हमें चेक कर लेना चाहिए। रैपिड अर्बनाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज एंड एन इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज, क्या चेंज की बात करिए, नो। हाउएवर इट ऑल्सो रिजल्टेड इन ओवर क्राउडिंग, पुअर लिविंग कंडीशंस, तो यहाँ पे तो एक चीज का रिजल्ट बताया, नॉट ट्रांसफॉर्मेशन। मैनी पीपल मूव फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज इन सर्च ऑफ बेटर प्रोस्पेक्ट्स, यहाँ पे भी मूव करना बताया लोगों का, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बताया। यानी कि यहां से एक चीज जो श्योर एंड सर्टेन है, दैट इज कि ए के जस्ट बाद में बी का आना तय है। सो नाउ लेट्स चेक द ऑप्शंस। ए के बाद में सी है, ए के बाद में ई है, ए के बाद में बी है, ए के बाद में डी है। 3 ऑप्शंस आर एलिमिनेटेड स्ट्रेट अवे, ठीक है। सो द ओनली ऑप्शन रिमेन्स इज ऑप्शन 3। एक बार अगर आप चाहें तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्रॉस चेक करने के लिए देख लेंगे सी में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करा गया है कि इसकी वजह से ग्रोथ हुई थी फैक्ट्रीज की और इंक्रीज हुआ जॉब अपॉर्चुनिटीज में, एंड बिकॉज देयर वाज एन इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज मैनी पीपल मूव फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज इन सर्च ऑफ बेटर प्रोस्पेक्ट्स, एंड बिकॉज मैनी पीपल मूव्ड फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज by the end of 19th centuries urbanization had drastically changed the social fabric of cities, because वहां पे बहुत सारे लोग आ चुके थे, and this transformation was accompanied by significant challenges, and what are those challenges? It also resulted in overcrowding. So यहाँ पे challenges की बात की है, यहाँ पे challenges को define किया गया है। So easily, it's quite easy. Option C is the correct answer. अच्छा एक बार मैं ये भी आपसे रिव्यू लेना चाहूंगा कि मेरा PQRS कराने का तरीका आपको कैसा लगता है। दिस इज द फर्स्ट टाइम मुझे लगता है कि पंडित्स के मॉक टेस्ट में कोई ऐसा PQRS मिला है जिसको आप अच्छे से कर सकते हैं, नहीं तो इतना ईजी डालते हैं ना, बहुत ज्यादा है, मेरे को मजा भी नहीं आता है। लेकिन आज मुझे अच्छा लगा इनका PQRS। जनरली इनको अच्छा ही रखना चाहिए, मुझे लगता है SSC अच्छे पूछेगा आपकी बार,
तो अच्छे की प्रैक्टिस करने के लिए एक PQRS की वीडियो है हमारी, कंप्लीट वीडियो, उसमें बहुत अच्छे लेवल के PQRS मिल जाएंगे और उनके क्या एक्चुअल में वेज होने चाहिए उनको सॉल्व करने के, वो भी मिल जाएंगे। बिफोर सी बिगिन सी आस्क द टीचर वेदर सी राइट विथ अ पेन और अ पेंसिल। अब देखो जैसे बिफोर कंजंक्शन है, सी सब्जेक्ट है, बिगिन आपकी वर्ब है, V2 यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, ठीक है। सी आपका सब्जेक्ट है, आस्क्ड आपकी वर्ब है, सी आस्क्ड हुम, सी आस्क्ड द टीचर, ये आपकी मेन क्लॉज आ गई है यहाँ पे, ठीक है। और क्या पूछा था, अब टीचर से क्या पूछा था, अब देखो क्योंकि उसने कुछ पूछा है तो वेदर आपका कंजंक्शन आ गया WH वर्ड के साथ में। सी राइट तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आ सकता, पहली बात तो प्रेजेंट की तो बात ही नहीं है। अब आपके ना ऑप्शन कैन राइट है, कैन राइट प्रेजेंट है, ये तो गलत हो जाएगा। अब देखेंगे सी डिड राइट आना चाहिए या सी रोट आना चाहिए या फिर सी शुड राइट आना चाहिए। एक बात बताइए, क्या वो किसी ऐसी घटना की पूछ रही है कि उसने क्या लिखा, या वो पूछ रही है किस चीज से करना चाहिए, ठीक है। वो किसी चीज से लिखने की परमिशन मांग रही है, कुछ पूछ रही है ना, तो ऐसे केस में सी शुड राइट विथ अ पेन और अ पेंसिल। तो शुड आपका करेक्ट आंसर होगा, सी रोट नहीं, ठीक है। देखेंगे आगे, नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, सो सेलेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, सॉरी, ये द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। सो रवीना सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब, मेड आपकी मेन वर्ब है। हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस दिखाती है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि रवीना आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ में हैज सही है, हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड सही है, ठीक है। हैज मेड अप हर माइंड, मेड अप समबडीज माइंड का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ डिसाइड कर लिया है। सो रवीना हैज डिसाइडेड टू डू व्हाट, डिसीजन अगर लिया है तो जो एक्शन करना होगा वो आगे के लिए करना होगा। अगर आगे के लिए करना होगा तो 2+V1 यानी कि इन्फिनेटिव आपको लगाना चाहिए। तो 2 आ गया, 2 के साथ में कैरिड नहीं कैरी आना चाहिए, 2 कैरी, क्योंकि 2+V1 आएगा। टू कैरी व्हाट, टू कैरी मिनिमम लगेज, लगेज आपका सिंगुलर, सॉरी लगेज आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए कोई आर्टिकल नहीं है, लगेज के साथ मिनिमम आपका एडजेक्टिव है विथ प्रपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट हर है, यानी कि 2 के साथ में V1 का प्रयोग करते हैं। ये आपका बहुत मतलब फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला कॉन्सेप्ट है। प्रीवियस ईयर में अगर क्वेश्चन उठा के देखोगे ना तो आप पाओगे कि भर भर के क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे पूछे गए हैं। सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। आगे देखेंगे, ये आपका क्लोज टेस्ट है, एक बार इसको देख लेते हैं। प्रोफेसर निर्मल के गांगुली फॉर्मर डायरेक्टर जनरल, देखो प्रोफेसर निर्मल के गांगुली ये आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए हमने एक अपोजिटिव यूज करा है। फॉर्मर डायरेक्टर जो कि है क्या है, जो कि क्या है, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल है किसके, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जिसको ICMR कहा गया है। वॉज द गेस्ट ऑफ ऑनर, गेस्ट ऑफ ऑनर बेसिकली चीफ गेस्ट के तरीके से मान सकते हैं आप, इन सेंकन 2024, ये आपका बेसिकली कोई इवेंट रहा होगा, ठीक है, जिसके लिए आगे बता रखा है सिनर्जी इन साइंस बिल्ट थ्रू एलिमेंट्स ऑफ कोलैबोरेशन फॉर हाई क्वालिटी डाटा एंड एक्सपर्टाइज इन NCR बायोटेक क्लस्टर इन हिज एड्रेस। अब देखो ये बेसिकली क्या है, प्रोफेसर निर्मल के गांगुली जिनके बारे में अब तक बात करी गई है, फिर इनके लिए एक और फ्रेज आया, इन हिज एड्रेस प्रोफेसर गांगुली हाईलाइटेड, ठीक है। अच्छा ये तो जो निर्मल के गांगुली थे ना, इनके लिए वर्ब भी आ गई, वॉज द गेस्ट ऑफ ऑनर, तो यहाँ पे ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया, फुल स्टॉप इसीलिए आया है, ठीक है। इन हिज एड्रेस, उनके एड्रेस में, यानी कि जो उन्होंने स्पीच दी, एड्रेस का मतलब यहाँ पे वो नहीं है कि उन्होंने अपना पता लिखा, उनकी जो स्पीच थी, तो ये एक आपका प्रपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। प्रोफेसर गांगुली सब्जेक्ट हाईलाइटेड, हाईलाइटेड व्हाट, द डैश इंपोर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन की इंपोर्टेंस को हाईलाइट किया, किस चीज कोलैबोरेशन, क्या फिजिकल कोलैबोरेशन, मेडिकल कोलैबोरेशन, क्रिटिकल या मेंटल। देखो ना तो फिजिकल मेडिकल मेंटल की बात है, ऑब्वियस सी बात है, कोलैबोरेशन क्या है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है यानी कि इट इज क्रिटिकल, सो क्रिटिकल वाइटल ये सब चीजें है ना, उसकी बात कर रहे हैं। सो जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन, किसके बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए, एकेडमिक एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स इन द फील्ड ऑफ मेडिकल बायो टेक्नोलॉजी। ही कमेंडेड, कमेंड करने का मतलब है तारीफ करना, सो ही सब्जेक्ट है, कमेंडेड वर्ब है, THSTI, थिस्टी, ये शायद कोई ऑर्गेनाइजेशन रही होगी, यहाँ पे मुझे लगता है ये आधा पैसेज उठा लिया बीच में से, ठीक है। सो कमेंट समबडी फॉर समथिंग होता है, तो यहाँ पे प्रपोजिशन फॉर आएगी, ये पक्की बात है, ये जो भी है, ठीक है। ये शायद वो है दी, ये है एक्चुअली में ट्रांसफॉर्मेशनल हेल्थ साइंस व्हाटएवर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट करके कुछ होगा, तो ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये आपका इसकी फुल फॉर्म बनेगी, ठीक है। तो फॉर प्रेपोजिशन है, फॉर क्या, फॉर इट्स एफर्ट्स, इसके एफर्ट्स के लिए, एफर्ट्स किस चीज में थे, तो इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है ब्रिंगिंग टुगेदर, एक साथ लाने में, किसको एक साथ ला रहे थे, स्टेक होल्डर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं,
फ्रॉम कहां से ला रहे थे, तो फ्रॉम सोर्स को बताने के लिए प्रेपोजिशन है डाइवर्स एरियाज, अलग अलग एरियाज, ठीक है। विथ, क्यों कैसे ला रहे थे, तो विथ अ शेयर्ड फोकस, उनका फोकस शेयर्ड था। ऑन प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है बायो इनोवेशन, बायो इनोवेशन पे था, एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग। प्रोफेसर गणेशन, एक दूसरे प्रोफेसर आगे, गणेशन कार्तिकेयन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ THSTI, थिस्टी आई गेस बोलेंगे इसको, ठीक है। इसको शायद एक सिंगल वर्ड पढ़ा जाना चाहिए, थिस्टी, बिकॉज एक कॉन्सेप्ट आपको मैंने भी पढ़ाया है कि जैसे अगर हम जैसे वो बनाते हैं ना, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, उसको जब सॉर्ट करते हैं तो उसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक उसको एब्रीविएशन बनाते हैं और एक उसका एक्रोनीम बनाते हैं। एक्रोनीम जैसे हो गया आपका नासा, एक्रोनीम हो गया इसरो, यानी कि एक्रोनीम तब बनता है जब उसको एक सिंगल वर्ड के रूप में पढ़ा जाता है। जब इंडिविजुअल लेटर्स को पढ़ा जाता है तो उसको एब्रीविएशन बोलते हैं, जैसे कि SBI हो गया, ठीक है, तो ये UN हो गया, USA हो गया, ये एक्रोनीम है। अब हम जब आर्टिकल चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया होगा कि जब हम एक्रोनीम लेते हैं ना, तो एक्रोनीम के साथ आर्टिकल्स नहीं आता, आर्टिकल द तो बिल्कुल नहीं आता है, और जब हम एब्रीविएशन लेते हैं तो आर्टिकल द आता है। इसीलिए आपने देखा होगा यूनेस्को के साथ द नहीं आता है, लेकिन WHO के साथ द आता है, ठीक है। UN के साथ द आता है, नासा के साथ द नहीं आता, इसरो के साथ द नहीं आता है। सो अगर यहाँ पे बार बार ये लोग द यूज नहीं कर रहे हैं ना, सो इट मस्ट बी एन एक्रोनीम, ठीक है। सो एक्रोनीम के तरीके से बोला जाना चाहिए। इट्स एफर्ट्स इन ब्रिंगिंग टुगेदर, तो यहां तक आ गया था, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ थिस्टी, ठीक है। इन हिज एड्रेस, उनके एड्रेस में, हालांकि ना एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, समटाइम्स क्या होता है, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दीज आर नॉट के इन्होंने ना जब कोई भी नाम रखते हैं, कोई भी चीज करते हैं, तो पर्टिकुलरली ग्रामर के रूल्स का ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसको अलग अलग बोला जाता हो, क्योंकि इन्होंने अपना बना रखा है कि भाई हमने आर्टिकल नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है, क्या कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई। तो इन हिज एड्रेस, एड्रेस यानी कि अगेन स्पीच, शेयर्ड द विजन, तो इन हिज एड्रेस, तो ये जो ये थे, इन्होंने शेयर किया था विजन। विजन किस चीज के लिए, सो विजन डैश, अच्छा, इस चीज, जो चीजें फ्यूचर में होनी है उनके लिए विजन होता है, और जो चीजें चल रही हैं उनके पीछे का विजन होता है। सो विजन बिहाइंड समथिंग होगा, ठीक है। सो विजन बिहाइंड ये सिंकन 2024, अगेन यहाँ पे भी द नहीं लगा रखा है, दैट मीन्स ये भी आपका एक्रोनिम होना चाहिए, ठीक है। एंड द सिग्निफिकेंस, और सिग्निफिकेंस जो है किसकी, इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स की। इन किस चीज में सिग्निफिकेंस है, तो इन प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट एडवांसिंग ट्रांसलेशनल रिसर्च, जो ट्रांसलेशनल रिसर्च है, ठीक है, वो आपकी बेसिकली प्रोफेसर कार्तिकेयन इम्फेसाइज, उन्होंने इम्फेसाइज किया हिस्ट्रीज कमिटमेंट टू लिवरेजिंग, उसकी जो कमिटमेंट है किस चीज में, लिवरेज करना यानी कुछ देना, इट्स रिसर्च एक्सपर्टाइज, अपनी रिसर्च एक्सपर्टाइज को करेंगे, बढ़ाएंगे, आगे करेंगे, एंड कटिंग एज फैसिलिटीज, और जो कटिंग एज फैसिलिटीज हैं, सिर्फ एक्सपर्टीज नहीं, जो उनकी कटिंग एज फैसिलिटीज हैं, टू किस लिए कर रहे हैं, तो टू डैश इंडस्ट्री पार्टनर्स, इंडस्ट्री पार्टनर्स को क्या कर रहे हैं, इंपावर, इंपावर्ड, इंपावरिंग, देखो टू के साथ V1 का यूज करते हैं, तो टू इंपावर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू इंपावर होम, द इंडस्ट्री पार्टनर्स, एंड फर्दर ट्रांजिशनल रिसर्च एफर्ट्स, ये फर्दर यहाँ पे ध्यान रखेंगे, एंड से जोड़ रखा है, तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये फर्दर भी यहाँ पे ना वर्ब है, और ये फर्दर करेंगे किसको, ट्रांसलेशनल जो रिसर्च एफर्ट्स हैं उनको और फर्दर करेंगे, यानी आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। फर्दर यहाँ पे वर्ब है, ध्यान रखेंगे। ही सब्जेक्ट है, ऑल्सो आपका एडवर्ब है, एक्सप्रेस्ड आपकी वर्ब है, ही ऑल्सो एक्सप्रेस्ड व्हाट, हिज ग्रेटिट्यूड, उनका जो ग्रेटिट्यूड है वो एक्सप्रेस किया किसके लिए, टू DBT, अब DBT क्या है पता नहीं, फॉर देयर सपोर्ट इन फैसिलिटेटिंग, उनका सपोर्ट किस चीज में, फैसिलिटेट करना यानी किसी चीज को आसान बनाना, किस चीज के लिए सपोर्ट था, सो सिंकन 2024, इन हिज एड्रेस, उनके एड्रेस में, टू द गैदरिंग, जो गैदरिंग थी वहां पे, डॉक्टर राजेश गोखले अप्रिशिएटेड, अब ये एक और कोई पर्सन है, डॉक्टर राजेश गोखले appreciated the efforts of Thirsty in hosting Sinkin 2024 by bringing dash a diverse group of stakeholders, यहाँ पे था ना bringing together stakeholders, bringing together, so यहाँ पे भी यही आ जाएगा, so bringing together आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। He highlighted the importance of academic industry and collaboration for bio innovation and said that the NCR biotech cluster is well equipped to meet industry demands, ठीक है। तो ज्यादा मुश्किल नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पढ़ने में आपको लग सकता है, बट उतना मुश्किल नहीं है। आगे देखेंगे, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड,
तो ये है मैकियावेलियन। मैकियावेलियन एक वर्ड मतलब यूज होता है एडजेक्टिव के तरीके से, जिसका मीनिंग होता है क्लेवर, चालाक। तो इसमें ना ध्यान रखेंगे, सबसे पहले एम ए आता है, ठीक है, तो ई वाले दोनों एलिमिनेटेड हो जाएंगे और वी के बाद में ना ई आता है, सो ई वाला करेक्ट है और ए वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सो मैकियावेलियन का मतलब होता है जो थोड़ा सा चालाक मिस्चीवियस टाइप का बच्चा होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, मदर टोल्ड हर सन नॉट टू वेल्टर इन प्लेजर एंड आइडलनेस। वेल्टर का मतलब होता है मेरे भाई किसी चीज को लेके ना बेसिकली हड़बड़ाहट में होना, ठीक है, उथल पुथल की स्थिति में होना, वेल्टर, ठीक है। सो हड़बड़ाहट में होना, तो वेल्टर का बेसिकली पूछा सिनोनिम, तो सिनोनिम पूछा तो जुबिलेंट तो नहीं होगा, ठीक है। वेल्टर जुबिलेंट तो होता है हैप्पी, ठीक है। बिविल्डर करने का मतलब होता है किसी को चकित करना, और ये तो खुद है, ठीक है, ये किसी को कर नहीं रहा है, तो ये नहीं होगा। स्टैगर करना, स्टैगर करने का मतलब तो लड़खड़ाना होता है, ये भी नहीं होगा। तो टर्मोइल का मतलब होता है बेसिकली उथल पुथल की स्थिति, ठीक है। वैसे ये वर्ब है और ये नाउन है, लेकिन फिर भी ये लोग बना देते हैं समटाइम्स, ठीक है। तो इन टर्मोइल करके आपका फ्रेज बनता है। तो वेल्टर बेसिकली उलझन, उथल पुथल, हड़बड़ी, टर्मोइल, कंफ्यूजन, डिसएरे, मैस, टेंगल, जंबल, क्योस, हवॉक। सो ये दोनों वर्ड्स अच्छे हैं, इनका जरूर ध्यान रख लेना, क्योस और हवॉक, ठीक है। बाकी मैस भी कई बार आ जाता है आपके एग्जाम में। एंटोनिम क्या बन जाएंगे, ऑर्डर, ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम, क्लैरिटी, ठीक है, नीटनेस, स्ट्रक्चर। ज़्यादा कोई एग्जाम में उतना आने का चांस नहीं है। जुबिलेंट वाले सारे वर्ड्स आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, टर्मोइल भी, ठीक है, इसको तो ध्यान रखेंगे ही रखेंगे। बाकी ज़्यादा ये दोनों, डिसएरे भी आप याद रख सकते हैं। जुबिलेंट में जॉयफुल, इलेटेड, इलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओवरजॉयड, एक्सल्टेंट, एक्सल्टेंट अच्छा वर्ड है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक्सटैटिक, एक्सटैटिक अच्छा है। थ्रिल्ड, डिलाइटेड, ग्लीफुल, ग्लीफुल अच्छा है। ब्लिसफुल, ब्लिसफुल कह सकते हैं आप, ग्लीफुल कह सकते हैं। एंटोनिम आ जाएंगे सैड, डिप्रेस्ड, डिसअपॉइंटेड, ग्लूमी, ग्लूमी आपका इंपॉर्टेंट है। मिजरेबल, अनहैप्पी, सलन बोल सकते हैं, ठीक है, सैड बोल सकते हैं, ठीक है, ब्लीक बोल सकते हैं, ठीक है। तो काफी सारे वर्ड्स यहाँ पे बन जाएंगे आपके। बिविल्डर यानी भ्रमित करना, कंफ्यूज करना, पजल करना, तो परप्लेक्स, पजल, बैफल, मिस्टिफाई, फ्लस्टर, बीम्यूज, स्टम्प, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। एंटोनिम क्लैरिफाई करना, एक्सप्लेन करना, इनलाइटन करना, सिंप्लीफाई करना, अंडरस्टैंड करना, इलूसिडेट, इलूसिडेट करने का मतलब क्या होता है, टू मेक समथिंग क्लियर, है ना। स्टैगर करने का मतलब होता है लड़खड़ाना, तो टॉटर करना, वॉबल करना, इसके अलावा श्वे करना, स्टाउंड करना, स्टम्बल करना, ये आपका जरूरी है, ठीक है। फाल्टर करना, ये सारे वर्ड्स हैं। एंटोनिम देखेंगे जिनमें बिना लड़खड़ाए आप आगे बढ़ रहे हैं, मार्च करना, स्ट्राइड करना, काम, स्टेडी, अनसेकन, स्टेबलाइज, प्रोसीड, फॉर्मली, ये सब, ठीक है। तो ये सब इसके एंटोनिम बन जाएंगे। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका वर्ड है कॉम्बेटिव। कॉम्बेटिव, कॉम्बेट जानते हैं, कॉम्बेट लड़ाई, युद्ध। सो कॉम्बेटिव का मतलब है जिसको लड़ना पसंद है, तो इसका एंटोनिम पूछा है। कॉन्स्पिक्यूअस, क्लियरली विजिबल होता है, ये नहीं बनेगा। कन्वीन करने का मतलब होता है बुलाना, मीटिंग वगैरह, ठीक है। सो पीसफुल आपका एंटोनिम बन जाएगा। और ब्लूम करना यानी कि जो बढ़ रहा है, ठीक है, ब्लूम। नेक्स्ट देखेंगे आगे, तो एक बार इनको देख लेंगे। कॉम्बेटिव का मतलब क्या है, झगड़ालू टाइप का जो व्यक्ति होता है, ठीक है, जिसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लिखे हुए हैं। नाउ एक बार आप खुद से रिवाइज कर लेना मेरे भाई, ठीक है। बाकी इसमें देखो बेलीजरेंट और बेलिकोज काफी पूछे जाते हैं झगड़ालू में, तो कॉम्बेटिव तो अच्छा है ही है। सो हॉस्टाइल भी आ जाता है एग्जाम में, बेलीजरेंट, बेलिकोज, बेलिकोज भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आर्ग्यूमेंटेटिव जो आर्ग्यूमेंट करता है, कन्फ्रंटेशनल जो कन्फ्रंट करता है लोगों को, क्वारलसम जो क्वारल करता है, फीस्टी बोल सकते हैं। एंटोनिम में पीसफुल, काम, फ्रेंडली, नॉन एग्रेसिव, एग्रीएबल, जेंटल, इजी गोइंग, एमिएबल, एमिकेबल, ठीक है, फ्रेंडली, वो सब आ जाएंगे आपके, है ना। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है क्लियरली विजिबल, सो ऑब्वियस, विजिबल, प्रोमिनेंट, नोटिसेबल, एविडेंट, क्लियर, अपैरेंट, डिस्टिंक्ट, आई कैचिंग। एंटोनिम्स आप पाओगे कि इनकॉन्स्पिक्यूअस हो गया, हिडन हो गया, अननोटिसेबल हो गया, ऑब्सक्योर हो गया, फेंट हो गया, सटल हो गया, इसके अलावा कैमोफ्लेज्ड हो गया, कंसील्ड हो गया। पीसफुल में आप पाओगे काम, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल अच्छा वर्ड है, ट्रैंक्विल से आपका ट्रैंक्विलिटी बनता है, वो भी अच्छा वर्ड है। सेरेन, सेरेन से सेरेनिटी बनता है, ये भी आपका अच्छा वर्ड है, ठीक है। हार्मोनियस, रेस्टफुल, प्लेसिड, ठीक है, अनडिस्टर्ब्ड, सूदिंग, ये सब बन जाएंगे। एंटोनिम्स में वायलेंट, एग्रेसिव, क्योटिक, डिस्टर्ब्ड, नॉइजी, कॉम्बेटिव, टर्बुलेंट, टमल्टस, ये सब आ जाएंगे। कन्वीन करना यानी मीटिंग वगैरह बुलाना, जो असेंबल करना, गैदर करना, समन करना, मीट करना, रैली करना, कॉल टुगेदर, कांग्रेस, कांग्रेगेट करना, कांग्रेगेशन बनता है ना, कांग्रेगेशन, धर्म संगति, वही वही उसी के लिए आपकी वर्ब है, कांग्रेगेट करना, ठीक है। मस्टर करना, ऑर्गेनाइज करना। एंटोनिम डिस्पर्स, एडजर्न, डिसमिस, स्कैटर, डिसबैंड, ठीक है, ये सब बन जाएंगे। आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है इन द ऑफिंग। इन द ऑफिंग का मतलब है मतलब लाइकली टू हैपन, श्योर टू हैपन, जो होने वाला है कुछ। सो इन प्लेस ऑफ, तो के स्थान पर, इन द, टू बी इन द ट्रबल नहीं बनेगा, टू बी इन गुड हेल्थ नहीं बनेगा। सो अपीयर सो ऑन, अपीयर सो ऑन, अपीयर सो ऑन वैसे कोई स्टैंडर्ड फ्रेज नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे तो ये मीनिंग बन जाए अपीयर सो ऑन, यानी कि जो मतलब जो होने ही वाला है बस, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आगे, अगला आपका जो मीनिंग है फोर्थ राइट। फोर्थ राइट का मतलब होता है आउटस्पोकन, क्लियर,
एकदम कैंडिड जो होता है, ठीक है। सो इसका क्या पूछा, सिनोनिम पूछा है, तो फ्रूटफुल, रेकलेस नहीं, आउटस्पोकन करेक्ट है, रेलेवेंट नहीं होने का, ठीक है। तो एक बार सारे वर्ड्स देख लेना भाई, रेकलेस वाले भी देख लेना, रेलेवेंट वाले भी देख लेना, फ्रूटफुल वाले भी आ जाते हैं। सो सिनोनिम एंटोनिम इनके अपने आप से देख लेना, मैंने 2-3 के पढ़ के बता दिया आपको, क्योंकि फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा ना डिस्कशन, एंड दैट आई डू नॉट वांट एट एनी कॉस्ट कि बहुत लंबा डिस्कशन जाए, ठीक है। मार्क वॉज जस्ट अ कैलो यूथ ऑफ 16 व्हेन ही अराइव्ड। कैलो का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड, जो नेव होता है, ठीक है, इनएक्सपीरियंस्ड होता है, ग्रीन हॉर्न जिसको बोल देते हैं, ठीक है। तो आप पाओगे सोफेस्टिकेटेड, साई, बोल्ड, क्या पूछा है, एंटोनिम। देखो सोफेस्टिकेटेड का मतलब होता है रिफाइंड, जिसके अंदर एक्सपीरियंस आ गया है, जो कुछ कर चुका है, तो सोफेस्टिकेटेड सही हो जाएगा। साई शर्मिला होता है, बोल्ड ब्रेव होता है, चर्लिस तो बेसिकली अनरिफाइंड होता है, ठीक है। तो कैलो का मतलब अनुभवहीन, तो इमेच्योर, इनएक्सपीरियंस, जुवेनाइल, अनसोफेस्टिकेटेड, और नेव, ग्रीन, ग्रीन भी बोल देते हैं, ग्रीन हॉर्न बोल देते हैं, रॉ बोल देते हैं, अनट्रेंड बोल देंगे, ठीक है, अनराइप बोल देंगे। एंटोनिम एक्सपीरियंस्ड, मैच्योर, सोफेस्टिकेटेड, सीजन, स्किल्ड, नॉलेजेबल, वाइज, पॉलिश्ड, ये सब, ठीक है। बाकी चर्लिस के देख लेंगे एक बार, अभद्र जो होता है, अनरिफाइंड जो होता है ना। सो रूड, इम्पोलाइट, बुरिस, अनसिविल, ग्रम्पी, शर्ली, इल मैनर्ड, क्रूड, डिसकॉर्टियस, इसके अलावा अनप्लेजेंट, इसमें कर्टियस को देख लेंगे, ये अच्छा वर्ड है, ठीक है। इसके अलावा ग्रेसियस अच्छा वर्ड है, प्लेजेंट, ये सारे वर्ड्स अच्छे हैं। इसमें डिसकर्टियस देख लेंगे, ग्रम्पी देख लेंगे, ये भी अच्छा वर्ड है, बार बार आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा बुरिस देख लेंगे, और अनसिविल तो सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें करेजियस, फियरलेस, डेयरिंग, डेयरिंग आ जाता है कई बार, हेरोइक, ओडेसियस, ओडेसियस अच्छा वर्ड है, इसको ध्यान रखेंगे। इंट्रेपिड, इंट्रेपिड कई बार पूछा गया, ठीक है, इसको ध्यान रख लेंगे। आगे देखेंगे, इसमें मीक को देख लेंगे भाई, मीक, मीक का मतलब होता है जो दब्बू होता है ना, टिमिड जो होता है, ठीक है, उसी को बोल देते हैं मीक, ठीक है, जो सरेंडर करने को, जिसको सर्वाइव भी हम बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा सबमिसिव बोल सकते हैं। सबमिसिव का मतलब होता है जो कहीं पे भी सबमिशन कर दे अपना, कहीं पे भी मतलब एकदम टूट जाए, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है कॉजिंग अनोइंस और रिजेंटमेंट, समथिंग दैट कॉजेज अनोइंस और रिजेंटमेंट, क्या हो जाएगा मेरे भाई। एक्सोडस तो डिपार्चर ऑन लार्ज स्केल होता है, एनुई मेंटल बर्डन होता है, फिक्टिशियस का मतलब होता है जो फॉल्स हो, फेक हो, गैलिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक बार सारे वर्ड्स देख लेंगे, गैलिंग समथिंग वेरी अनोइंग और इरिटेटिंग, एक्सोडस बेसिकली मास डिपार्चर ऑफ पीपल, इमिग्रेंट बेसिकली जो आने वाले होते हैं, देखो एक्सोडस बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं, इमिग्रेंट जो कहीं पे आता है, और ई वाला इमिग्रेंट जो कहीं पे जाते हैं, कहीं से जाते हैं, हमारे देश से जो लोग दूसरे देश में जाके बसे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वो इमिग्रेंट है, ई वाले हमारे लिए, और जो दूसरे देश के हमारे देश में आए हैं, ठीक है, तो बेसिकली वो आई वाले इमिग्रेंट है, ठीक है। बाकी इनवी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ बर्डम, मेंटल बर्डम वगैरह जो होता है। फिक्टिशियस का मतलब हो जाता है नॉट रियल और ट्रू, इमेजिनरी जो होता है, फेक जो होता है। ही मेड लाइट ऑफ हिज इंजुरी, मेक लाइट ऑफ समथिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बहुत लाइटली लेना, ठीक है। सो डेंजरस सिचुएशन नहीं होगा, पैसिफाई करना, काम करना होता है, सर्वाइव तो अलग चीज है, ट्रीटेड इट लाइटली। नेक्स्ट देखेंगे आगे, अगला आपका है साइंस ऑफ रेस, कल्चर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, साइंस ऑफ कल्चर, रेस, ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो जेनेटिक्स नहीं होता है, जेनेटिक्स को इंप्रूव करने वाला जो साइंस है ना, उसको यूजेनिक्स बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजी आपका करेक्ट हो जाएगा, सोशियोलॉजी तो अलग चीज है, तो एक बार सारे देख भी लेंगे। जेनेटिक्स हो गया द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड द वेरिएशन ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सो ये तो जानते होंगे ना, जेनेटिक्स, हेरिडिटी। और यूजेनिक्स क्या होता है ना, ये अच्छा वर्ड है। सो अ डिस्क्रेडिटेड साइंस दैट एम्ड एट इंप्रूविंग द जेनेटिक क्वालिटी ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। तो जेनेटिक्स को इंप्रूव करने वाला जो है। एंथ्रोपोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमंस होता है। इसके अलावा एक एथनोलॉजी भी देख लेंगे। एथनोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट पीपल एंड द डिफरेंसेस एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम, ठीक है। सोशियोलॉजी आपका जो डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी होती है, उसको सोशियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो ये था आपका कंप्लीट मॉक टेस्ट। बाकी मेरे भाई अगर आपको लगता है कि यू नीड मोर सच कंटेंट, ठीक है, दिस इज अ प्लेस टू गो। इंग्लिश स्पेशल रिकॉर्डेड बैच, इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच ऑन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, सिर्फ और सिर्फ 699 रुपए के फी में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में ये बैच आपको मिलता है। और इस बैच में आपको कंप्लीट एक ये पैकेज है। सो ये एक सक्सेस पैकेज है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को जरूर चेकआउट कर लेना चाहिए ये बैच। बाकी मेरे भाई अगर आप लाइव मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो लाइव के लिए भी आपके पास में एक ऑप्शन है। ये 999 रुपए में आप बैच ले सकते हैं। इंग्लिश स्पेशल लाइव बैच है, जो रैंकर्स बैच नाम से आता है। अभी रैंकर्स 20.0 बैच चल रहा है हमारा, जिसकी वैलिडिटी 2 साल की रहती है। सेम कंटेंट है, बस फर्क इतना है कि एक लाइव है और एक रिकॉर्डेड है, ठीक है। इसके अलावा आप हमारी दोनों बुक्स जरूर चेकआउट करें, वोकैब संजीवनी फॉर कंप्लीट वोकैबुलरी एंड इंग्लिश रामबाण फॉर इंग्लिश कंप्लीट इंग्लिश, लाइक वोकैबुलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, एवरीथिंग, ठीक है, इन वन प्लेस। तो ये आप रामबाण भी चेकआउट कर सकते हैं, संजीवनी भी। संजीवनी इज अ डेडिकेटेड बुक फॉर इंग्लिश वोकैबुलरी
रामबाण मोस्टली ग्रामर को कवर करता है, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स, एक एक चीज को डिटेल में समझना, ठीक है, और उसके साथ में प्रैक्टिस, बट इट ऑल्सो कवर्स वोकेबलरी ब्रीफली एंड कॉम्प्रिहेंशन ब्रीफली, ठीक है, तो इन दोनों चीजों को भी कवर करता है। इसके अलावा भाई आप अगर कोई भी चीज चाहते हैं, टेलीग्राम पर हमने अभी रिसेंटली बहुत सारी ई बुक्स आपको दिए, बहुत कुछ दिया, तो आप हमें इस चैनल पे जाके बहुत सारा कंटेंट फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको मेरी कोई मदद चाहिए तो आप यहाँ पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड एक चीज हमेशा ध्यान रखना, रेगुलरली आपको इसी चैनल पे जुड़े रहना है। आपको प्री की अभी तैयारी कर रहे हो, प्री से लेके मेंस तक आपको यही रहना है। सो दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर ऑल इंग्लिश, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।